हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और इसका टाइटल है ट्राइबल्स डिकोस एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। इसमें हम लोग इंडिया में जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी जो जातियां थी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि उनके जो दृष्टिकोण थे बाहर के लोगों के बारे में, वो कैसे थे और किस प्रकार से उन्होंने गोल्डन एज का एक विजन रखा था। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। 1895 में एक व्यक्ति था जिसका नाम बिरसा था। झारखंड के छोटा नागपुर विलेज में और जंगलों में यहाँ वहां घूमता पाया गया। लोगों ने उसके बारे में ये बताया कि उसके अंदर बहुत ही जादुई पावर्स थी। वो लोगों की बीमारियों को दूर कर सकता था, हमारा जो अनाज होता है उसको बढ़ा सकता था। बिरसा ने घोषित किया कि उसे गॉड ने आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है, ताकि आप लोगों की समस्याएं और आप लोगों की ये जो डिकूज, जिन्हें बाहरी लोग वो मानते थे, उनसे जो आपने गुलामी प्राप्त कर ली है, उनसे आजाद करा सके। उसी समय हजारों लोगों ने बिरसा को फॉलो करना शुरू कर दिया और वो लोग मानते थे कि बिरसा हमारे लिए भगवान है और वो हमारी सारी समस्याओं को मिटाने के लिए आया है। बिरसा जो है वो मुंडास की फैमिली में पैदा हुआ था, जो कि छोटा नागपुर का एक ट्राइबल ग्रुप है। लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे वो ना केवल वहीं के थे, उसी के साथ साथ में संथाल्स और ऑरेंज जो थे वो भी थे। और ये जो जातियां थी वो कई प्रकार से अनहैप्पी थी, क्योंकि उन्हें अजीब प्रकार के अनुभव और समस्याओं का सामना करना पड़ता था जब से ब्रिटिश रूल उनके यहाँ पे लागू हुआ था। उनका जो पुराना जीवन जीने का तरीका था वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और उनका जीवन जो है वो धमकियों से और परेशानियों से भरा हुआ था और उनका धर्म जो है वो भी उनको खतरे में नजर आ रहा था। बिरसा ने कौन सी प्रॉब्लम को खत्म करने का निश्चय किया? यहाँ पे आउटसाइडर्स, जिन्हें डीकूज कहा गया है, वो कौन थे? उन्होंने यहाँ के लोगों को किस प्रकार से कैदी बना लिया? ब्रिटिश लोगों के राज में यहाँ के ट्राइबल पीपल को क्या हुआ? उनका जीवन किस प्रकार से बदल गया? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप पिछले साल ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अधिकतम जो ट्राइब्स होती है उनके अपने कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल लोग, जो कि ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं, जिन्हें वो डिसाइड करते हैं, उनसे काफी अलग होते हैं। ये सोसाइटी जो है उनमें सोशल डिविजन्स बहुत ज्यादा कठिन या कड़े नहीं होते हैं और उनमें लोग जो हैं आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी वो एक सूत्र और एक प्रेम के धागे में जुड़े हुए रहते हैं। ये ट्राइबल लोग किस प्रकार से रहा करते थे, ये हम लोग जानने वाले हैं। 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो ये ट्राइबल लोग जो हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे और अलग अलग प्रकार के काम ये किया करते थे। इनमें से कुछ थे वो जम कल्टीवेटर्स थे। जम कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे छोटे जो लैंड के पेचेज या हिस्से होते हैं, इनमें अधिकतम फॉरेस्ट होते हैं, उन पे खेती की जाती है। ये कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, ट्री का जो टॉप है उसको काट देते हैं ताकि सनलाइट जो है वो ग्राउंड पे आसानी से पहुंचे, और उसी के साथ में नीचे जो वेजिटेशन है उसको ये जला देते हैं ताकि जमीन को वो लोग साफ कर सके कल्टीवेशन के लिए। और जलाने के बाद में जो ऐश बचती है उसको चारों तरफ बिखेर देते हैं, जो सोइल को फर्टिलाइज बना देती है, क्योंकि उसमें पोटास बहुत अधिक मात्रा में होता है। पेड़ों को काटने के लिए वो एक्स का इस्तेमाल करते हैं और सोइल को कल्टीवेशन के तैयार करने के लिए और स्क्रैच करने के लिए हो, जिसे हिंदी में हम लोग कुदाल या फावड़ा कहते हैं, उसका प्रयोग वो लोग किया करते थे। उसके बाद में वो बीजों को फैला दिया करते थे। साधारणतः किसान जो बीजों को लगाते हैं वैसा वो नहीं करते थे। एक बार फसल तैयार होने के बाद में उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता था और वो लोग नए फील्ड की तरफ चल देते थे। इसी प्रकार से वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड, दूसरे फील्ड से तीसरे फील्ड जाते थे और जिस फील्ड पे वो खेती कर लेते थे उसे कुछ समय के लिए वो खाली छोड़ देते थे। इसी प्रकार के शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करने वाले जो लोग हैं
वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के हिली और फॉरेस्ट एरियाज में पाए गए। इन ट्राइबल लोगों का जो जीवन है वो फ्री मोमेंट पे डिपेंड करता है और अक्सर वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं और फॉरेस्ट और उनसे जुड़ी हुई चीजों से अपना जीवन यापन वो लोग करते हैं। इसी कारण से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो हंटर्स यानी शिकारी थे और गैदरर्स यानी इकट्ठा किया करते थे किसी चीज को। देखते हैं क्या इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जो जानवरों को हंटिंग शिकार किया करते थे और फॉरेस्ट में जितना भी प्रोड्यूस जितने भी सामान मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया करते थे। उनके जीवन यापन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत अधिक आवश्यक थे। इसी प्रकार की एक जाति है कोन्स जो उड़ीसा के जंगलों में रहा करती थी। वो अक्सर एक साथ में मिलके शिकार करने जाते थे और जो भी मीट भोजन मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। वो फ्रूट्स खाया करते थे, फॉरेस्ट से रूट्स भी कलेक्ट किया करते थे। फॉरेस्ट में मिलने वाला जो ऑयल है उससे वो अपना भोजन बनाया करते थे। इसे वो प्राप्त करने के लिए साल और महुआ के जो सीड्स है उससे निकाला करते। बहुत सारे फॉरेस्ट के श्रब्स, हर्ब्स मेडिसिनल पर्पस के लिए वो काम में लिया करते थे। फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाले जो सामान है उसे लोकल मार्केट में वो बेचा करते थे। लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए कॉन्स पे डिपेंड रहा करते थे और अक्सर वो उनसे कुसुम और प्लास के फ्लावर्स भी मंगाया करते थे ताकि वो अपने कपड़े और लेदर को कलर कर सके। इन सारे लोगों को अपने जरूरत के लिए राइस और अन्य जो ग्रेन्स की आवश्यकता होती थी वो कहाँ से मिलते थे। कई बार वो एक दूसरे के साथ में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब सामान का आदान प्रदान वो लोग किया करते थे। इसके बदले में उन्हें वो कीमती वस्तुएं दिया करते थे। बहुत बार वो अपने पैसे से भी कुछ चीजों को खरीद लिया करते थे। उनमें से कई लोग हैं वो विलेज में अलग अलग तरह के काम किया करते थे, जैसे रोड्स को बनाने के लिए भारी सामान को उठाना और अन्य लोग जो हैं वो खेती में अन्य प्रकार के काम भी किया करते थे। जब फॉरेस्ट की सप्लाई है वो कम हो जाती थी तो लोग वहां से छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते थे और अन्य काम को ढूंढ लिया करते थे। लेकिन उनमें से एक है बेगा जो कि सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे। वो अन्य लोगों के लिए काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बेगा जो है वो अपने आप को फॉरेस्ट से हमेशा जोड़ के रखते थे और अपना जीवन यापन हमेशा फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से ही करते थे और ये उनके सम्मान से परे की बात थी कि वो दूसरों के लिए मजदूरी करें। उनका जीवन यापन केवल फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता था। ट्राइबल लोगों को अक्सर बहुत सारे सामान को खरीदने और बेचने की आवश्यकता पड़ती थी जो कि अपने आसपास में और लोकेलिटी में नहीं मिलता था। इसी कारण से उन्हें ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे डिपेंड होना पड़ता था। ट्रेडर्स हैं वो बहुत सारे सामान लेके आते थे, उन्हें बेचते थे और उन्हें बहुत अधिक कीमतों पे वो बेचा करते थे। मनी लेंडर्स उन्हें लोन दिया करते थे ताकि उनके पैसे की जरूरत पूरी हो सके और इसी के साथ साथ में उनकी जो लोन की रेट्स होती थी, इंटरेस्ट रेट्स होती थी, वो बहुत अधिक हाई होती थी। इसी कारण से बेचारे जो ट्राइबल्स हैं वो मार्केट में जो ये मनी लेंडर्स हैं और ये जो ट्रेडर्स हैं उनके कर्ज तले और गरीबी में दब जाते थे। इसलिए उन्हें ये मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स हैं वो बाहरी आउटसाइडर्स या डिकूज लगते थे या उनकी समस्याओं का कारण भी लगते थे। अब हर्डेड एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो जानवरों को पाल के और उनके झुंड से अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें पेस्टोलिस्ट कहा जाता था और अपने साथ में वो अलग अलग जानवरों के जैसे कैटल या शीप है उनको रखा करते थे। जब एक जगह पे ग्रास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। वन गुज्जर जो कि पंजाब हिल के हैं, लबदीज जो आंध्र प्रदेश के हैं, गडीज जो कुल्लू के हैं, ये भी सेपर्ड्स हैं और बकरवाल जो कश्मीर के हैं वो गोट को पाला करते थे। तो ये लोग जो है अलग अलग प्रजातियों के हैं लेकिन इनका जो जीवन है मुख्यतः जानवरों के पालन से जुड़ा हुआ होता था। उनमें से कुछ ने सेटल्ड कल्टीवेशन भी अपना लिया था। 19th सेंचुरी की पहले की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे सेटल होना शुरू कर दिया था।
वो एक ही जगह पे एक फसल लगाया करते थे और उसके बाद में समय समय पे वहीं पे दूसरी फसल वो लगाया करते थे। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह घूमना छोड़ दिया था। वो खेती बाड़ी करते थे और धीरे धीरे जिस जगह वो रहने लगे वहां के अधिकार उन्हें मिलने लगे। मुंडा जो कि छोटा नागपुर के हैं, उनके लिए जो जमीन होती थी वो पूरे समाज की प्रॉपर्टी होती थी। वो किसी एक विशेष व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी और उनके बाद में उनके जो वंशज हैं उन्हें वो प्रॉपर्टी मिलती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि इन लोगों में से कुछ लोग मुखिया बनते थे और बाकी लोग उनके फॉलोअर्स बनते थे। पावरफुल लोग जो होते थे वो अपनी जमीन को अन्य लोगों को किराए पे देते थे और बाकी लोग उनके लिए काम किया करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन ट्राइबल ग्रुप्स को देखा और गोंड संथाल्स को अन्य लोगों के बजाय बहुत अधिक सभ्य उन्होंने पाया। अधिकतम लोग जो कि जंगल में रहा करते थे उन्हें वाइल्ड और सेवेज यानी जंगली और असभ्य माना जाता था। उन्हें सेटल बनाना और उन्हें सिविलाइज बनाना अंग्रेज लोग चाहते थे। कॉलोनियल रूल जो कि ब्रिटिश रूल है, उन्होंने इन ट्राइबल लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव डाला। ब्रिटिश रूल के बाद में ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका जीवन धीरे धीरे बदलता गया। किस प्रकार बदला लोग देखते हैं और उनके जो ट्राइबल चीफ्स थे उनका क्या हुआ उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिश लोगों के आने से पहले ये जो ट्राइबल चीफ थे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। उनके पास काफी इकोनॉमिक पावर हुआ करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन और भी कई प्रकार के टेरिटरी को कंट्रोल करने की पावर उनके पास हुआ करते थे। कई जगह पे इनके पास अपनी पुलिस भी होती थी और कई लोकल रूल्स और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स इनके पास होते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इनके जो पावर्स हैं वो चले गए थे। उन्हें केवल लैंड टाइटल्स जो है वो रखने को दिए गए और धीरे धीरे उनकी जो सारी पावर है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथों में चले गए। उन्हें ब्रिटिश लोगों को ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था और इन ट्राइबल लोगों में डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता था। धीरे धीरे उनकी सारी पावर चली गई और वो अपने ट्राइब्स के जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको भी नई ढंग से अरेंज कर पाते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ? ब्रिटिश लोग जो थे ऐसे लोगों के साथ में अनकंफर्टेबल थे जो कि एक जगह नहीं रहते हैं, बार बार अपना घर या अपना स्थान बदलते रहते हैं। वो चाहते थे कि ये ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएं और एक जगह खेती बाड़ी करने लग जाएं। अगर लोग सेटल हो जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना और उनको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ब्रिटिश लोग ये भी चाहते थे कि उनसे हमें रेगुलर रेवेन्यू मिलती रहे ताकि हमें फायदा हो। इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिसमें अलग अलग लोगों को जमीन के अधिकार दे दिए और उनके लिए रेवेन्यू और टैक्स डिसाइड कर दिए। कुछ पीजेंट्स ने अपने आप को लैंड ओनर्स बना लिया और कुछ लोग हैं वो टीनेंट्स यानी उनके किराएदार बन गए। जैसा कि आप चैप्टर 2 में पहले ही पढ़ चुके थे। टीनेंट्स को बहुत अधिक मात्रा में रेंट लैंड ओनर्स को देना पड़ता था और ये लैंड ओनर्स जो हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पैसा दिया करते थे। ब्रिटिश एफर्ट इन जम कल्टीवेटर्स को सेटल करने में असफल रहे। इन लोगों के लिए सेटल हो जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि कई जगह पे सॉइल ड्राई थी और पानी की भी कमी थी। इसलिए जम कल्टीवेटर्स जो हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा और उनके खेतों में फसल नहीं हो रही थी। इसलिए जम कल्टीवेटर्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे वापस अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अपनाने लगे। इस प्रकार से चारों तरफ विरोध को देखते हुए ब्रिटिश लोगों ने ये सोच लिया कि हम इन जम कल्टीवेटर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे ही अपने जीवन को जीवन यापन करने का अधिकार दे देना चाहिए। फॉरेस्ट में जो लॉज बने हैं उनके क्या प्रभाव हुए हम लोग देखते हैं। ट्राइबल ग्रुप जैसा कि आप लोग देख चुके हैं वो सीधे फॉरेस्ट से जुड़े हुए थे। इसलिए फॉरेस्ट के जो कानून हैं उनका भी ट्राइबल लोगों पे बहुत अधिक प्रभाव रहा। ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे फॉरेस्ट पे अपना कंट्रोल करना चाहा और ये कह दिया कि फॉरेस्ट है वो हमारी प्रॉपर्टी है।
कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया जहां पे टिम्बर मिलती थी जो कि ब्रिटिश लोगों को चाहिए थी। इन फॉरेस्ट के अंदर हर कोई आसानी से आ जा नहीं सकता था। यहाँ पे जंप कल्टीवेशन, फ्रूट्स लेना या जानवरों का शिकार करना अलाउड नहीं था। जंप कल्टीवेटर्स अब किस तरह से सरवाइव करेंगे ऐसी परिस्थितियों में, इसलिए धीरे धीरे ये जो जंप कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे। एक बार ब्रिटिश लोगों ने उनको रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उसमें उन्हें बहुत समस्या आई, क्योंकि अगर ये लोग उनके कंट्रोल में नहीं रहे तो इन्हें यहाँ पे फॉरेस्ट में काम करने के लिए लेबर्स जो हैं वो कहाँ से मिलेंगे, जो कि यहाँ पे उनके लिए पेड़ों को काटेंगे, रेलवे स्लीपर्स और लोग्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये काम उनके लिए दूसरा व्यक्ति कौन करेगा। कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या कहा कि जंप कल्टीवेटर्स जो हैं वो फॉरेस्ट के छोटे एरिया पे अपना काम कर सकते हैं और उन्हें एक शर्त माननी होगी। उनकी शर्त ये होगी कि उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर प्रोवाइड करने होंगे या उनके लिए मजदूरी करनी होगी। इसी प्रकार से धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट के आसपास विलेजेस सेटल कर लिए ताकि उन्हें आसानी से मजदूर मिल सके। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज का विरोध किया। उन्होंने नए कानून नहीं माने और उन्हें बेकार बताया और वो विद्रोह करने लगे। इसी प्रकार का एक विद्रोह सोनग्राम संगमा, जिन्होंने 1906 में आसाम में किया, और फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस में भी देखा गया। व्यापार के साथ में क्या समस्या थी? 19th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स ने ये पाया कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो है वो फॉरेस्ट में बहुत बार आ रहे हैं। वो फॉरेस्ट में जो सामान मिलता है उसे खरीदना चाहते हैं और कैश लोन और पैसा उनको देना चाह रहे हैं और मजदूरी भी उन्हें देना चाह रहे हैं। लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स को धीरे धीरे ये सारी बात समझ में आने लगी कि इनके आने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चलिए सिल्क ग्रोवर्स का एक एग्जांपल से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। 18th सेंचुरी में इंडियन सिल्क जो था उसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत अधिक डिमांड थी। यहाँ का इंडिया का जो सिल्क था उसकी बहुत अधिक वैल्यू थी और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सिल्क प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया ताकि वो बाहर से आने वाली जो डिमांड है उसको आसानी से पूरा कर सकें। हजारीबाग जो कि आज के समय झारखंड में है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे संथाल्स लोग कुकुन्स को रियर किया करते थे, पाला करते थे। ट्रेडर्स जो कि इनसे सिल्क में डील किया करते थे और एजेंट्स जो इन्हें लोन दिया करते थे वो उनसे कुकुन्स लिया करते थे और इन्हें 3 से 4 रुपए 1000 कुकुन्स के मिलते थे और उसके बाद में इनको बुर्डवान और गया में लगभग 4-5 गुना कीमत पे बेच दिया करते थे। और ये जो लोग मिडलमैन थे, बाहर के एक्सपोर्टर्स और यहाँ के लोगों के बीच में डील्स डिसाइड करते थे और बहुत अधिक मुनाफा इस तरह से बीच में कमा लेते थे। सिल्क ग्रोवर्स को बेचारों को बहुत कम पैसा मिलता था और धीरे धीरे उन्हें ये सारी गणित समझ में आने लगी और ये ट्रेडर्स और मार्केट के लोग हैं वो उन्हें अपने दुश्मन या डिकूज नजर आने लगे। काम की तलाश, फ्लाइट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्राइबल लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे क्योंकि परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो रही थी, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो टी प्लांटेशन जो है वो धीरे धीरे बनने लगे थे और माइनिंग जो है वो भी एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी। इसलिए ट्राइबल्स लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में टी प्लांटेशन और कोल माइन जो कि झारखंड में थे वहां काम करने लगे और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा वहां पे काम लगवाया जाता था जहां पे उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी और उन्हें घर लौटने से भी मना किया जाता था। इनके बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं। 19 और 20th सेंचुरी की हम लोग बात करें तो ट्राइबल ग्रुप्स जो कि अलग अलग इलाकों में हमारे देश में रहते थे उन्होंने इन सारे कानूनों के विरोध में विद्रोह करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी जो पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज थी उन पे प्रतिबंध लगे।
उन पे नए नए टैक्सेस लगे, उन्हें नए नए कानूनों का सामना करना पड़ा, और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो है वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। इन सारी चीजों से परेशान होके अलग अलग जगह पे ट्राइबल्स जो है वो विरोध करने लगे। कोल्स 1831 से 32 में विरोध कर रहे थे, संथाल्स जो है वो 1855 में विरोध कर रहे थे, और बस्टर रेबेलियन जो कि सेंट्रल इंडिया में हुआ था वो 1910 में हुआ, वर्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में वो 1940 में हुआ। इसी प्रकार का मूवमेंट जो है वो पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार का एक मूवमेंट जो है वो बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिरसा मुंडा जो है मिड 1870s में पैदा हुए थे। उनके फादर एक गरीब व्यक्ति थे। पोहोंडा के जो फॉरेस्ट है वहां पे भेड़ों को चरा के, बांसुरी बजा के और लोकल अखाड़ा में डांस करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा, और उनके फादर जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए काम किया करते थे। जैसे ही थोड़े से जवान हुए, बिरसा ने अपने मुंडा वंशजों की कहानियों को सुना और उनके बारे में जाना कि किस प्रकार से उनके सिरदार जो कि लीडर्स थे, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि जब भी तुम्हारे साथ में कोई गलत व्यवहार करे तो तुम्हें उठ खड़ा होना होगा। और वो लोग बात करते थे एक गोल्डन एज की, एक गोल्डन एज आएगा और हम लोग सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। ये डिकूस जो हमारे को दबाते हैं उनसे हम लोग पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, और जिस तरह से हम पहले आजादी से रहा करते थे वैसे फिर से रहने लगेंगे। वो अपने आप को इस इलाके के जो ओरिजिनल सेटलर्स थे उनका वंशज मानने लगे, और वो कहने लगे कि हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो हमारे मुल्क की लड़ाई है और हमें हमारा राज्य वापस प्राप्त करना होगा। बिरसा जो है लोकल मिशनरी स्कूल में गए, उन्होंने मिशनरीज के प्रवचन सुने। इसी के साथ साथ में इसी से उन्हें ये पता लगा कि उन्हें हेवन का जो किंगडम है वो प्राप्त हो सकता है और उन्हें उनके पुराने अधिकार वापस मिल सकते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? अगर वो एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं और बुरी आदतें छोड़ दें। धीरे धीरे बिरसा ने एक बहुत बड़े विष्णु धर्म के जो प्रचारक है उनके साथ में भी समय बिताया। वो एक धार्मिक थ्रेड जो है उसे भी पहनते थे जो कि उनके प्योरिटी और पाइटी को दिखाया करता था। बिरसा जब बड़े हुए तो उनके जीवन में बहुत सारे लोग आए और उनसे उनके विचारों में बहुत अधिक बदलाव आया। उनका जो मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन था, वो इस ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म यानी सुधार करने का था। वो कहते थे मुंडास लोगों को लिक्वर को ड्रिंक करना छोड़ना होगा, अपने गांव को साफ करना होगा, और जादू टोटका ये सारे तंत्र मंत्र हैं इन्हें सबको छोड़ना होगा। और इसी के साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि बिरसा ने मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स का विरोध किया था। वह ये मानते थे कि ये जो लोग हैं ये बाहरी लोग हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने सब लोगों से, अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर से कहा कि हमें हमारा वापस वो ही शान वाला, सम्मान वाला पास्ट लेके आना है। वो गोल्डन एज, सतयुग की बात किया करते थे जहां पर मुंडास लोग अच्छा जीवन जीते थे और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती थी। वो पानी के लिए इम्बैंकमेंट्स यानी बांधों का निर्माण करते थे, नेचुरल स्प्रिंग को टैप किया करते थे और ट्रीज लगाया करते थे, बाग लगाया करते थे और आराम से फॉरेस्ट में अपना जीवन यापन करते थे। वो अपने भाइयों को और अपने रिलेटिव्स को कभी भी नहीं मारते थे। ईमानदारी से वो लोग रहा करते थे। बिरसा एक बार फिर से अपने लोगों को उसी जीवन की तरफ आने का आग्रह करने लगे और वो उन्हें कहने लगे कि हमें वापस उस जीवन की तरफ लौटना होगा। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इसके कारण से बहुत अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि बिरसा जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। वो यहाँ से मिशनरीज, मनी लेंडर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। इस आंदोलन में बिरसा ने सब लोगों को बताया
कि ये जो मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ब्रिटिश लोगों की जो लैंड पॉलिसीज थी वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को खत्म कर रही थी। उसी के साथ साथ में हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स हैं, वो उनसे उनकी जमीन लेते जा रहे थे। मिशनरीज उनके ट्रेडिशनल कल्चर की आलोचना कर रहे थे। इसी कारण से ब्रिटिश लोगों ने भी बहुत सारे कानून बनाए। उन्होंने बिरसा को 1895 में कैद कर लिया और उस पे आरोप लगा दिए कि वो लोगों को भड़का रहा है और दंगा करवाना चाहता है, और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। जब बिरसा को 1897 में छोड़ दिया गया तो वो एक गांव से दूसरे गांव घूमने लगा और वो सपोर्ट सब लोगों से जुटाने लगा। उसने ट्रेडिशनल सिंबल्स का यूज किया और लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया और उन्हें कहा कि ये जो रावण है, जो डिकूज और यूरोपियंस है, उन्हें हमें मारना होगा और हमें वापस हमारे राज्य को प्राप्त करना होगा। बिरसा के जो फॉलोअर्स हैं वो धीरे धीरे इन डिकूज और यूरोपियन पावर्स को टारगेट करने लगे। वो पुलिस स्टेशन, चर्चेज और मनी लेंडर्स और जमींदार्स की प्रॉपर्टी पे अटैक करने लगे और वो बिरसा राज का जो व्हाइट फ्लैग का सिंबल था उसको चारों तरफ फैलाने लगे। 1900 में बिरसा कोलेरा से चल बसे और इसी कारण से उनका मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है, वो फीका पड़ गया। हालांकि उनका जो आंदोलन है वो 2 तरीकों से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। पहला, इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को कई ऐसे कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया कि ट्राइबल्स की आसानी से जमीन नहीं ली जा सके। दूसरा ये था कि इसने ट्राइबल लोगों को ये बता दिया कि जब भी उनके खिलाफ अन्याय हो तो वो इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और उन्हें वास्तव में न्याय मिलेगा। कोई भी उनसे उनकी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाजों को छीन नहीं सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।